स्वागत है आपका नित्य क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संवदिया पाठ के लघुत्रात्मक व निबंधात्मक प्रश्न। हमने संवदिया पाठ के छोटे छोटे प्रश्न तो पढ़ ही लिए हैं, परंतु बड़े प्रश्नों को भी आज देखते हैं। इसी के साथ हमारे संवदिया पाठ के सारे बड़े प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, फिर हमें केवल अगले पाठ की तैयारी करनी है। तो देखते हैं, आइए सबसे पहले बिना समय गवाए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, बिना समय गवाए हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। और 10 तक के जो प्रश्न हैं इससे पहले वाले, वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिए हैं, जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न थे वो वाले। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 11, बड़ी बहू का संदेश सुनकर हरगोविंद की आंखें क्यों छलछला आई, संक्षेप में बताओ। तो हरगोविंद एक सहृदय व्यक्ति था। बड़ी बहू ने जब उसे अपना मार्मिक संदेश सुनाया तो वह भी भावुक हो गया। उसने बड़ी बहू को हिम्मत बंधाई। उसे ये जानकर दुख हुआ कि बड़ी हवेली की सारी शान और शौकतें जब समाप्त हो गई और बड़ी बहू को खाने के लिए भी क्या पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं। जिस परिवार के लिए बड़ी बहू ने अपना सारा जीवन न्योछावर किया था, वो अब उसकी सुध भी नहीं लेते हैं। तो बड़ी बहू की दीन दशा देख करके हरगोविंद की आंखें भर आई थी। अर्थात उसकी स्थिति को देख करके, बड़ी बहू की स्थिति को देख करके हरगोविंद की आंखें छलछला आई थी। ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, संवदिया कहानी में किसकी पहचान प्रस्तुत हुई है। तो संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। किस कहानी में? संवदिया कहानी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी क्यों मांगी। हरगोविंद ने, यहाँ नहीं आएगा, हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी क्यों मांगी थी। तो बड़ी बहुरिया से माफी इसलिए मांगी थी क्योंकि वह उसके संवाद को उसके मायके में कह नहीं सका था। बेचारा वह संवाद नहीं सुना पाया, क्योंकि उसे लगा कि यदि गांव की बड़ी बहू ही चली जाएगी, लक्ष्मी ही चली जाएगी, तो फिर इस गांव में बचेगा ही क्या। इसलिए वो बेचारा संदेश नहीं सुना पाया। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में बड़ी बहुरिया का संदेश संवदिया क्यों नहीं सुन पाया था। तो बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद इसलिए नहीं सुन सका क्योंकि वह ये सोच रहा था कि मेरी बात सुनकर ये लोग बड़ी बहुरिया को यहाँ ले आएंगे, जबकि बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी है। सुन पाया नहीं, सुना पाया, सॉरी, यहाँ आएगा सुना पाया, यहाँ की मात्रा वो लगेगी, सुना पाया। यहाँ आएगा सुना पाया, सुना पाया। ठीक है, थोड़ी सी अशुद्धि हो गई थी। तो बड़ी बहुरिया का संदेश संवदिया क्यों नहीं सुना पाया। तो बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद इसलिए नहीं सुना पाया क्योंकि वह ये सोच रहा था कि मेरी बात सुनकर ये लोग बड़ी बहुरिया को यहाँ ले आएंगे, जबकि बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी है, और यदि गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो फिर गांव में रह ही क्या जाएगा, इसलिए नहीं सुना पाया। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। संवदिया कहानी की मूल संवेदना, बहुत शानदार प्रश्न है। संवदिया कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो इस प्रश्न को समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि संवदिया जो कहानी में मानवीय संवेदना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है, इस अभिव्यक्ति से संवदिया सुनने वाला और पाठक भी पूरी तरह से भीग जाता है। मतलब इस कहानी को सुनने वाले पाठक भी पूरी तरह से भीग जाते हैं। इस आंचलिक अभिव्यक्ति में स्वयं कहानीकार की भी भावुकता स्पष्ट परिलक्षित होती है। बड़ी बहुरिया जो गांव की लक्ष्मी मानी जाती है, व्यथा को तथा उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से कहानीकार ने अपनी पूरी सहानुभूति के साथ क्या किया है, व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर
17 तुम गांव छोड़कर मत जाओ समधिया कहानी में प्रयुक्त इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए कि अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे, जीतेंगे जरूर हम यदि कोशिश हमारी साथ रही। कोई नहीं हरा सकता हमको यदि हम सबका साथ रहा। तो आप लोगों का साथ रहा तो हम कभी नहीं हारेंगे। बिल्कुल सही है, आप मेरा साथ देते रहें और मैं भी आपका साथ देता रहूं, बस यही जो है हमारा क्रम चलता रहेगा। तो हम पूरे प्रश्नों को हल करेंगे। इस कथन में समधिया हरगोविंद का निहित भाव है। इस कथन में समधिया हरगोविंद का निहित भाव है कि वह बड़ी बहुरिया के बड़प्पन से प्रभावित है। वह उसे गांव की लक्ष्मी मानता है और उसकी पुत्रवत सेवा करने का प्रण लेता है। मतलब पुत्र की तरह वह उसको क्या मानता है, वह बड़ी बहू का बेटा बनना चाहता है और बड़ी बहुरिया की उसके बेटे की तरह सेवा करना चाहता है। इसलिए वह गांव छोड़कर मत जाओ की बात कहता है। कौन कहता है? समधिया। प्रश्न नंबर 18 समधिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में समधिया की क्या उदाहरणा है? तो सुनिएगा। नंबर 1 वह वातावरण को सूंघ कर ही संवाद का पता लगा लेता है। कौन? समधिया। नंबर 2 वह बहुत ही भावुक और संवेदनशील और समझदार होता है। नंबर 3 वह चतुर, ईमानदार और समझदार होता है। गांव वालों के मन में समधिया के प्रति यह अवधारणा थी कि वह निठल्लू है, कामचोर है, पेटू आदमी है, समधिया का कार्य करता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बिना मजदूरी के ही संवाद को इधर उधर पहुंचाता है। वह औरतों का क्या माना जाता है? गुलाम। ऐसी अवधारणा किसके मन में थी? गांव वालों के मन में। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, यह केवल घटिया लोगों की सोच थी। प्रश्न नंबर 19 घटिया लोग तो घटिया लेते हैं। अभी भले मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, मेरे हाथों से परेशानी आती है, पर क्या करें, टाइप कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कुछ घटिया लोग कह ही देंगे। और क्या है इसमें, ये तो हर कोई पढ़ा सकता है, इसमें वजन क्या लग रहा है। तो जमाने का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं ना, जमाना बड़ा खराब है, पानी पियो तो शराब है, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा तू मुझसे जो दोबारा न मिला। तो किसी पे भरोसा मत करना। हरगोविंद को बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हचरज क्यों हुआ, आश्चर्य क्यों हुआ था? तो सुनिएगा। हरगोविंद गांव का समधिया था। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर वह समझ गया था कि उसे संवाद देने के लिए ही बुलाया गया होगा। आज के जमाने में जब गांव-गांव डाकघर खुल गए हैं, समधिया की क्या जरूरत पड़ी होगी? ये कौन सोच रहा था? समधिया। हवेली की बड़ी बहू को क्यों पड़ गई होगी, ये सोचकर मुझे आश्चर्य हो रहा था। फिर उसने सोचा कि जरूरी ऐसा कोई संवाद होगा जिसे बड़ी बहुरिया गुप्त रखना चाहती होगी, इसलिए उसे संवाद की आवश्यकता महसूस हुई होगी। प्रश्न नंबर 20 संवाद सुनाने की कल्पना मात्र से ही हरगोविंद की क्या दशा हुई? तो संवाद सुनाने की कल्पना मात्र से ही हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जाएगी। किस मुंह से वह ऐसा संवाद ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खा करके गुजारा कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया इतने दुख भोग रही है। इस कारण बेचारा संदेश नहीं सुना पाता है और खुद ही व्याकुल हो जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय दीजिए। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जो है साहित्यिक परिचय मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से विस्तृत रूप से समझा रखा है, फिर भी इसमें देखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। 1953 में वे साहित्य सर्जन के क्षेत्र में आए। उन्होंने ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम आदि कहानी, मेला अंचल और परती परिकथा आदि उपन्यास लिखे हैं। उनका कथाकार और उपन्यासकार के रूप में आंचलिक साहित्य में प्रमुख स्थान है। प्रश्न नंबर 22 मैं इस पे इसलिए ज्यादा आपको न्यू जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से समझा रखा है और ये समझ लीजिएगा, एक एक जानकारी जुटाकर उसमें दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है कि बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को क्यों बुलाया? संक्षेप में लिखिए। तो बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने समधिया हरगोविंद को अपने मायके संदेश भिजवाने के लिए बुलाया था, क्योंकि बड़े भैया
का निधन होने के बाद बड़ी बहुरिया बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि पति के जाने के बाद औरत अकेली हो जाती है, क्योंकि उसके देवर लड़ाई झगड़ा करके संपत्ति का बंटवारा करके शहर में जाकर बस गए थे। उसके जो देवर है कहाँ बस गए थे? शहर में। नौकर भी काम छोड़कर भाग गया था। उसको अब खाने के लाले पड़ गए थे, इसलिए वह बेचारी बथुआ साग खाकर अपना पेट भरने लगी थी। मुसीबत में उसने सोचा था कि उसके मायके वाले आकर उसे ले जाएंगे, ये बात वो सोच रही थी। चलें आगे। प्रश्न नंबर 22 तक ही खत्म है। तो इसके साथ मैंने आपको ये समझ लीजिए, प्रश्न नंबर 1 से 22 तक इस पार्ट में जितने भी प्रश्न हैं वो समझाने का पूरा प्रयास किया है। और ये समझिएगा कि प्रश्न नंबर 1 से 10 तक मैंने आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न समझाए। अति लघुतरात्मक। इसके बाद मैंने आपको 11 से कितने 22 तक, प्रश्न नंबर 11 से 22 तक लघुतरात्मक प्लस निबंधात्मक टाइप के जो क्वेश्चन है वो समझाने का प्रयास किया। और इससे जो पिछली क्लास है, इससे जो पिछली कक्षा है, पिछली कक्षा में मैंने अध्याय 1 से अध्याय 3 तक अध्याय 1 से अध्याय 3 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया और उन सारे प्रश्नों को मैंने करवा दिया। इस प्रकार अब हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। मेरा प्रयास आप लोगों के लिए इसी तरह बना रहेगा, केवल आपका साथ की जो है हम आशा करते हैं कि आप हमारा साथ देते रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।